हेलो दोस्तों, आज 19 दिसंबर 2023 है, मंगलवार। और आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और आज मार्केट हल्का सा करेक्शन में है। तो 21,423 इसका ओपनिंग हुआ है 21,477 पे और अभी 21,429-28 के आसपास चल रहा है। ये इसका RSI काफ़ी हाई है 81, मतलब चांसेस बहुत है कि मार्केट अब थोड़ा सा करेक्ट होगा। बहुत दिनों से ये लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर इसका पहला डिमांड जोन है 20,950 पे, तो मुमकिन है कि ये यहाँ तक गिर के फिर ऊपर उठेगा। इसका हम लोग एक 125 मिनट का चार्ट देखते हैं। हाँ, तो 125 मिनट के चार्ट में भी यहीं पर डिमांड जोन है। यहाँ से जंप अप हुआ था और उसके बाद साइडवेज रहा है। आज करेक्शन में हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे जाए। तो मुमकिन है कि अभी ये करेक्ट होगा। इसका मतलब हम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा बेच के लिक्विडिटी बनाएं। तो आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक आज क्या कर रहे हैं। प्लैटिनम स्टॉक्स, इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं आज के चेंज के मुताबिक। और सबसे पहला स्टॉक जो है वो TCS है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बहुत दिनों से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी इसका RSI 68 के आसपास है और करेक्शन में है। मुमकिन है कि ये नीचे जाएगा। अगर ये नीचे जाता है तो हम इसके इस डिमांड जोन पे थोड़ा सा खरीद सकते हैं 3,538 पे। तो अभी करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ अपने सप्लाई जोन को छू कर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। इसका अगला पड़ाव हमारा यहाँ पर है। एक मिनट, ये यहाँ पर है। तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। अगर आपने इसको 2,651 पे बेचा नहीं है तो अभी भी बुरा टाइम नहीं है, थोड़ा सा बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। एशियन पेंट्स भी अपने सप्लाई जोन को छूकर अब नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। हमें इसे बेच देना चाहिए था 3,331 पे। अगर बेचा है तो अच्छी बात है, नहीं बेचा है तो अभी फ़िलहाल इसको बेच के थोड़ा सा लिक्विडिटी बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब आप बेचेंगे अगर आपको 20% के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो ही, वरना नहीं। ICICI बैंक देखते हैं। ICICI बैंक अपने करेक्शन में है अभी फ़िलहाल, तो 1017 पे है, डिमांड जोन से काफ़ी दूर। एक सप्लाई जोन यहाँ पर बन चुका है अब। तो अगली बार जब ये यहाँ पर जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको, एक सप्लाई जोन यहाँ पर बना है 1037 पे। अगर 1037 पे अगली बार जाता है तो हम थोड़ा सा बेचकर प्रॉफिट बुक करेंगे। PI इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। PI इंडस्ट्रीज़ काफ़ी नीचे गिरा था, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, और इसे हमने 3,351 पे ख़रीदा था। अब ये वापस अपना धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि आज मार्केट करेक्शन में है, ये हो सकता है कि थोड़ा नीचे जाए। कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ये अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेंड को हम अब निकाल सकते हैं। और एक नया ट्रेंड बनाते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ लेते हैं और एक्चुअली देखने जाओ तो ये साइडवेज माना जाएगा, क्योंकि लोअर हाइज एंड हायर लोज दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक साइडवेज ट्रेंड है। तो फिलहाल तो करने के लिए कुछ नहीं। आपने अगर 3,131 पे इसे ख़रीदा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ख़रीदा है तो ये आपको मौका फिर से दे सकता है। 3,100 कितना है ये, 3,151.60 पे फिर से ख़रीदा जा सकता है। यहाँ पर एक एंट्री लाइन बना देते हैं। ₹3,152.95 पे एंट्री लिया जा सकता है। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस तो फिलहाल अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है। आज थोड़ा सा करेक्शन में है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। 7,137 पे इसका अगला एंट्री है।
तो हम उसे वहाँ खरीदेंगे। थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करते हैं, 7135 पे दूसरी बार अगला एंट्री लेंगे। एस्ट्रल देखते हैं, एस्ट्रल भी अपने साइडवेज ट्रेंड में है। फिलहाल इस ट्रेंड को हम डिलीट करते हैं और एक नया ट्रेंड लाइन बनाते हैं। और इस ट्रेंड लाइन को भी डिलीट करके एक नया ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे के ट्रेंड से अब साइडवेज ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हमारा अगला पड़ाव 1857 है। उसके बाद वहाँ से हम ऊपर चलेंगे, फिर से एंट्री लेके आगे बढ़ेंगे। टाइटन देखते हैं, टाइटन भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है। आज मेरा ख्याल है करेक्शन में है, नहीं आज करेक्शन नहीं है, इसका ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिलहाल होल्ड करेंगे। एसआरएफ देखते हैं, एसआरएफ भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। कंटेनर कॉरपोरेशन देखते हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, करने के लिए कुछ नहीं। डाबर को देखते हैं, डाबर तो वैसे तो नीचे के ट्रेंड में है, लेकिन अभी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं। यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है, पर ये बहुत सारे बेसिंग कैंडल्स हैं यहाँ पर, तो एक्चुअली कोई डिमांड जोन नहीं है। तो हेवल्स देखते हैं, हेवल्स भी अपने अभी फ़िलहाल ऊपर के ट्रेंड में है। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का देखें तो ये ऊपर के ट्रेंड में है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। अगला अपना पड़ाव 1187 है, या फिर एक नए लेवल के बनने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर एक लेवल बना तो था, लेकिन ये ट्रेंड, ये लेवल टेकन आउट हो चुका है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। वोल्टास देखते हैं, वोल्टास अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है। ये सप्लाई जोन को छूकर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ था, मेरा ख्याल है इसने इस डिमांड जोन से रिएक्ट किया है, तो यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है अब ये। डिवीज़ लैब देखते हैं, डिवीज़ लैब भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार। टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी करने के लिए कुछ नहीं। सफारी के जो बोनस स्टॉक्स के लिए हमने कुछ स्टॉक्स खरीदे थे, उसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ा था, बढ़ के अभी फ़िलहाल करेक्शन में है और फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। ये मेरा अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में 4000 फिर से टच करेगा, तो फिलहाल तो करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर एक डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन से ये रिएक्ट कर चुका है। अगला पड़ाव हमारा अब ये डिमांड जोन है, तो अगर ये कितना है, ये 1807 को टच करता है, तो हम वहाँ पर एंट्री फिर से लेंगे। इसका एंट्री लाइन बनाते हैं, एक एंट्री लाइन ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं इस पे। $1808 पे हम लोग एंट्री लेंगे। रामको सीमेंट देखते हैं, रामको सीमेंट भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है फिलहाल। 921 का अगला पड़ाव है, या तो हम इंतज़ार करेंगे कि ये 921 टच करे, या फिर अगले डिमांड जोन के बनने का इंतज़ार करेंगे। रिलायंस देखते हैं, रिलायंस अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है। आज थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन है, लेकिन ये ऊपर ओपन हुआ है काफ़ी, 2555 पे ओपन हुआ है, उसके बाद 2533 पे है फिलहाल, तो ट्रेंड बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है। 2609 पे हम देखेंगे कि कैसा है। आरएसआई फिलहाल 68 है, मतलब आरएसआई हाई है, तो अगर हमें 20% का प्रॉफिट मिल रहा है तो हम 2794 पे या 2600 पे इसे बेचेंगे। तो इसका टारगेट हम लोग हल्का सा चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। टाटा कंज्यूमर भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार। तो ये थे हमारे पसंदीदा स्टॉक। आज हम एक ऐसा स्टॉक देखेंगे नया वाला, जिसके कॉर्पोरेट एक्शंस डिक्लेयर हुए हैं। इस स्टॉक का नाम है अल्फा लॉजिक। आइए स्क्रीनर पे चलते हैं, तो पहले फंडामेंटल्स देखेंगे। स्क्रीनर, अल्फा लॉजिक टेक सिस्टम्स लिमिटेड 2018 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। इट इज अ बुटीक कंसल्टिंग फर्म which helps clients in their digital transformation journey through product engineering and cloud computing and mobility
digital transformation journey through product engineering, cloud computing, mobility and artificial intelligence areas. तो सर्विस ऑफरिंग्स वगैरह के बारे में बताया है. वर्टिकल्स हेल्थ केयर है, SaaS है, फाइनेंस है. क्लाइंटेल इसके महिंद्रा, सेंट गुबेन, फोर्ब्स, मार्शल, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, स्विगी, रेंटो, मोजो, बजाज फिनसर्व, ब्रिजस्टोन. तो इसका क्लाइंटेल काफ़ी स्ट्रांग है. रेवेन्यू ब्रेकअप वगैरह के बारे में बताया. न्यू वेंचर कंपनीज वेंचरिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड बायोएथेनॉल फ्रॉम ब्रोकन राइस एंड डैमेज्ड फूड ग्रेन. सो ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहा है फूड ग्रेन्स वगैरह और फ्यूल ग्रेड बायोएथेनॉल बनाने में. intends to set up a grain-based distillery plant at MIDC Tadali in Chandrapur district of Maharashtra with a capacity to produce 1.5 liter per day fuel-grade bioethanol along with byproducts like dried distillers, grain-soluble वगैरह वगैरह. तो ये स्टॉक के बारे में बेसिक्स है. अब हम इसका प्रोज एंड कॉन्स फटाफट देख लेते हैं. तो प्रोज, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर. कॉन्स में स्टॉक थोड़ा हाई ट्रेड हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे. थ्रू द कंपनी, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड. तो डिविडेंड नहीं दे रहा है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि हम लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. डेटर डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 37.9 to 49.1. मतलब उधार वापस करने में इसे पहले 37 या 38 दिन लगते थे करीब करीब, अब इसे 50 दिन लगते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ गए हैं. तो पहले अगर इनको 36 दिन पहले पैसा मिल जाए तो ये लोग अपना काम कर पाते थे. अब इन्हें 68 या 69 दिन लगते हैं, कम से कम 69 दिन पहले इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है. और ये शायद अपने न्यू वेंचर की वजह से है, जो ये लोग डिस्टिलरी वगैरह खोल रहे हैं उसकी वजह से शायद इनका पैसों का डिमांड, वर्किंग कैपिटल का डिमांड बढ़ गया है. इसके प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखें तो सेल्स अगर देखें तो पहले इसके 4 करोड़ के या 4.5 करोड़ के आसपास था, फिर 5.5 करोड़ हुआ, फिर 12 करोड़ हुआ, फिर 22 करोड़ हुआ, अब 36 करोड़ के आसपास ऑलरेडी कर चुका है पिछले 3 क्वार्टर में. अभी भी एक और क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है. तो ये कंसिस्टेंटली इसका सेल्स बढ़ते जा रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़, फिर थोड़ा सा यहाँ 2020 कोविड के समय थोड़ा कम हुआ, लेकिन लॉस में नहीं गया. उसके बाद 2022 में फिर से 1.5 करोड़ हुआ, फिर 5.5 करोड़ हुआ. अभी 3 क्वार्टर में ऑलरेडी 6.5 करोड़ क्रॉस कर चुका है, 6.39 करोड़, 6.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है. एक और क्वार्टर बचा है तो मुझे लगता है 9-10 करोड़ के आसपास ये पहुंच जाएगा. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. नेट प्रॉफिट भी इसका कंसिस्टेंटली बढ़ा है सिवाय 2020 के. कैश फ्लोज बहुत अच्छे नहीं है, पर लेकिन ये भी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हो सकता है. रेशियोज इसके ठीक ठाक है. डेटर डेज बढ़े हैं, 14 दिन थे पहले, फिर अब 50 दिन हो चुके हैं. तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर ये भी ना डाइवर्सिफिकेशन और डिस्टिलरी प्लांट खोलने की वजह से हो सकता है. अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इसका, तो ये 73% के आसपास लगातार मेंटेन किया है. 2021 में ये 74 हुआ था, लेकिन अब धीरे से वापस से 73 के आसपास हुआ है. तो मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रमोटर्स इसके या तो कम हुए हैं या इन्होंने कुछ स्टॉक्स बेचकर उसमें से पैसा, वर्किंग कैपिटल निकालने की कोशिश की है. ये भी डिस्टिलरी प्लांट खोलने की वजह से हो सकता है. तो ये चलता है, मतलब इतनी बुरी बात नहीं है. बहुत कम नहीं हुआ है, 73 के आसपास हमेशा से इन्होंने मेंटेन किया है, तो चलेगा, ठीक है, बहुत बुरा नहीं है. अगर आप इसके कॉर्पोरेट एक्शन देखें तो इन्होंने बोनस दिया है 2021 में, 2022 में, अभी फिर से 2023 में 3:1 डिक्लेयर किया. मतलब अगर आपके पास 3 स्टॉक है तो इसके बदले आपको 1 स्टॉक फ्री में मिल सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगले 1-2-3 महीने में आपको करीब करीब 25% का बेनिफिट मिल सकता है. स्प्लिट अगर देखें तो 2021 में उन्होंने 10 रुपये से 5 रुपये फेस वैल्यू किया, मतलब 1 के बदले 1 उन्होंने स्प्लिट डिक्लेयर किया था. चूंकि ये 5 रुपये है तो अभी और स्प्लिट्स होने की संभावना है, तो अभी और स्प्लिट्स मिल सकते हैं. तो बोनस और स्प्लिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है. एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, प्राइस तो खैर हम लोग देखेंगे. पिछले 5 साल में इसका प्राइस बढ़ा ही है अगर आप देखें तो, और वॉल्यूम भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है. अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो इसका वॉल्यूम अच्छा रहा है. 19 अक्टूबर के आसपास का वॉल्यूम धन से बहुत बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम्स अच्छे. इसका वॉल्यूम का मतलब होता है कि लोग इस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको वॉल्यूम्स कहते हैं.
लेकिन जो मैं दिखाना चाहता हूं आपको वो है पीई रेशियो। ठीक है, अब इसका जो ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर जिसे कहते हैं, वो कंसिस्टेंटली बढ़ा है। ठीक है, ये आपका 0.22 था, अब बढ़ के ये 0.97 1.2 तक गया है। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर। लेकिन इसका जो पीई है, प्राइस पर अर्निंग, ये कम है। मतलब ये बहुत कम हो गया था मार्च 2023 में, अब वापस रिकवर होना शुरू हुआ है। तो अल्टीमेटली ये 130 के आसपास तक जाना चाहिए प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अभी फिलहाल कम है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना अच्छी है। इसका वैल्यूएशन अभी थोड़ा कम है, बीच में है, एक्चुअली बहुत कम नहीं है। 40 के आसपास होता तो बहुत अच्छा होता। इसे हमने अगर 2023 में, मार्च 2023 में खरीदा होता तो बहुत अल्टीमेट होता, लेकिन अभी भी फिलहाल बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। अब आइए इसका ट्रेंड एनालिसिस फटाफट कर लेते हैं। अच्छा, ये एनएसई में बाय द वे लिस्टेड नहीं है, ये बीएसई में लिस्टेड है। तो देखते हैं इसे क्या सीन है। हाँ जी, तो अगर इसका मंथली चार्ट देखें तो ये बहुत तेज़ी से, मतलब 2021 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है ये स्टॉक। ठीक है, अगर वीकली चार्ट देखें तो पिछले हफ्ते इसका काफ़ी प्राइस बढ़ा है, पिछले कुछ हफ्तों में। डेली चार्ट अगर देखें तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अब ये स्टॉक बड़ा सस्ता है, महंगा नहीं है, ये स्टॉक अच्छा है। 88 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वैसे तो इसका डिमांड जोन बताना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर एक डिमांड जोन बना तो है, अब चूंकि ये बड़ा पतला सा कैंडल है तो मैं इसके अगले कैंडल को ले लेते हैं। ठीक है, 75 रुपये के आसपास है। 75-73 में 1-2 रुपये का फर्क है, तो मैं ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देता। 75 रुपये के आसपास खरीदना इसको आइडियल होगा। लेकिन चूंकि अभी बोनस डिक्लेयर हुआ है तो, और 22 दिसंबर से पहले अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको 3 स्टॉक के बदले 1 स्टॉक फ्री में मिलेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इस स्टॉक को थोड़ा सा खरीदा जाए। तो आइए नोट लेते हैं। अल्फा लॉजिक, बोनस डिक्लेयर्ड 3:1, 1 stock for every 3 stocks in possession. गुड मीडियम टर्म बोलूंगा मैं इसको। स्टॉक बाय सम एट CMP, डिमांड बाय सम एट CMP बोल के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अल्फा लॉजिक के थोड़े स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं, इसको CMP पे खरीदेंगे हम। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से बता दूं कि मैं कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया है, मैंने एक ट्रेनिंग भी लिया है और मेरा लॉजिक मैं इन वीडियोस में बताता हूं। और ये मेरे दोस्तों की डिमांड पे था कि उनको मेरा लॉजिक पसंद आता है, तो वो लोग सोचते हैं कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और चूंकि मैंने तो खर्चा कर ही दिया है ट्रेनिंग करके, सीख के, तो मैं सोचता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो उतना अच्छा है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे इन वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम सभी लोग स्टॉक मार्केट में से ढेर सारा पैसा कमाते रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि सभी का खूब सारा फायदा होता रहे। धन्यवाद।